हेलो वन पीस फैंस। तुम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये शायद से किसी को नहीं पता होगा कि मैंने वन पीस देखना शुरू कर दिया है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कैसे द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड को मिस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने मिस किया तो मुझे कैसे ये दुनिया चैन से जीने देगी। देखो, इस सीरीज के फैंस हो या मेरे दोस्त हो जिन्होंने इस सीरीज देखी है, वो इसे ग्रेटेस्ट स्टोरी मानते हैं। और ऐसा माने भी क्यों ना, इसकी मांगा की 516 मिलियन प्लस कॉपीज बिक चुकी हैं और इसे ना जाने कितने ही अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे तेजुका ओसामा कल्चरल प्राइज 2012 फॉर स्पेशल अवार्ड फॉर वन पीस इन्फ्लुएंस ऑन मांगा, शोगाकुकन मांगा अवार्ड 2000 फॉर बेस्ट शोनेन मांगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 फॉर मोस्ट कॉपीज पब्लिश्ड फॉर अ सिंगल कॉमिक बुक बाय वन ऑथर, ईगल अवार्ड 2012 फॉर फेवरेट मांगा, जापान कार्टूनिस्ट एसोसिएशन अवार्ड 2022 फॉर ग्रैंड प्राइज फॉर वन पीस कंट्रीब्यूशन टू मांगा, सुगोई जापान अवार्ड 2017 फॉर टॉप मांगा कैटेगरी, टोक्यो एनिमे अवार्ड 2002, 2013, 2023 फॉर बेस्ट एनिमे सीरीज, एनिमे ग्रैंड प्रिक्स 1999, 2000, 2001 फॉर बेस्ट एनिमे सीरीज, निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड मेक्सिको 2014, 2019, 2021, 2022 फॉर फेवरेट एनिमे, क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स 2023, 2024 फॉर बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज, न्यू टाइप एनिमे अवार्ड्स 2013, 2014 फॉर बेस्ट टीवी एनिमे, फ्रेंच इंटरनेशनल कॉमिक फेस्टिवल 2021 फॉर स्पेशल अवार्ड फॉर वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट स्ट्रीमिंग सीरीज एंड द लिस्ट गोस ऑन एंड ऑन। अब देखो, इस सीरीज को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं और जो भी देखता है इस सीरीज को ग्रेटेस्ट स्टोरी मानता है, तो कुछ तो बात होगी इसमें, और वो बात क्या है ये जानने के लिए मैंने वन पीस देखना शुरू कर दिया। वेल्थ, फेम, पावर, ये तीन चीजें होती हैं जो किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में अचीव करनी होती है, और किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर्स ने ये सारी चीजें अचीव कर ली थी। बोला जाता है उस टाइम पे जो कुछ भी था अचीव करने के लिए, गोल्डी रॉजर्स ने सब कुछ पा लिया और उस चीज का नाम वन पीस रखा और उसे ग्रैंड लाइन में छुपा दिया। और जो भी इस चीज को ढूंढेगा उसे वन पीस तो मिलेगा ही, पर साथ ही किंग ऑफ पायरेट का टाइटल भी मिलेगा। एंड ये चीज काफी थी किसी भी अंदर के इंसान के पायरेट को जगाने के लिए, और यहीं से शुरू होता है द ग्रेट पायरेट एरा। तो वन पीस सीरीज फॉलो करती है मंकी डी लूफी नाम के लड़की की स्टोरी, जिसका सपना होता है पायरेट किंग बनने का एंड वन पीस हासिल करने का। ऑब्वियसली इससे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का बंदा दिखाया है जो कि जिंदगी के फ्लो के साथ चलता है, और ये चीज हमें इससे पता चलती है कि इसे किंग ऑफ पायरेट तो बनना है, लेकिन इसके पास पायरेट क्रू ही नहीं है। ये बस निकल गया है पायरेट बनने के लिए, और इसके पास पावर है इलास्टिक की, क्योंकि इसने गम गम डेविल फ्रूट खा लिया है। ये डेविल फ्रूट कुछ ऐसे टाइप के फल होते हैं जिसे खाने के बाद लोगों को डिफरेंट टाइप की पावर्स तो मिल जाती हैं, लेकिन वो स्विम करने की एबिलिटी खो देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है किसी भी पायरेट के लिए, क्योंकि इसकी मोस्टली फाइट तो ओशन में होती है। लेकिन लूफी इस फल को गलती से खा ही लेता है तो वो क्या ही करे। लेकिन मेरे हिसाब से देखो तो उसे फल खाने के बाद फायदे ही हुए हैं, नुकसान नहीं हुए कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि उसे कोई दिक्कत ही नहीं आई, दिक्कत तो आई है लेकिन फायदे ज्यादा हुए हैं। तो ये तो बात होगी लूफी के गोल्स और पावर्स के बारे में। अगर बात करें इस सीरीज की पहली सागा ईस्ट ब्लू के बारे में, तो इसमें सबसे पहली आर्क है रोमांस ड्रोन आर्क। इस आर्क की शुरुआत होती है लूफी के इंट्रोडक्शन के साथ, और हमें इसकी फाइट देखने को मिलती है एक फीमेल पायरेट से जिसका नाम अल्वीडा होता है, और ये उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। तो इसके बाद लूफी को पता चलता है ज़ोरो के बारे में कि ये ईस्ट ब्लू का सबसे बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है, तो वो निकल जाता है ज़ोरो को ढूंढने के लिए ताकि ईस्ट ब्लू का सबसे बढ़िया स्वॉर्ड्समैन उसके ही गैंग में हो। तो अब सीरीज में इंट्रोडक्शन होता है ज़ोरो का, जिसकी हाइप और बिल्ड दोनों ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई थी। लेकिन जब उसकी फाइट होती है लूफी एंड ज़ोरो वर्सेस कैप्टन मॉर्गन, तो उस फाइट में लूफी ओवरशैडो कर देता है ज़ोरो को। ये चीज समझ आती है क्योंकि लूफी मेन कैरेक्टर है सीरीज का, पर तब भी ज़ोरो की जैसी बिल्ड की गई थी वैसा थोड़ा बहुत तो दिखाते हैं। इन माय ओपिनियन बिल्ड बहुत बढ़िया था, लेकिन उस हिसाब से ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए। ये जानबूझ के नहीं किया क्योंकि लूफी मेन कैरेक्टर उससे ज्यादा लाइमलाइट में दिखाना है। इसके बाद लूफी और ज़ोरो ऑरेंज टाउन में जाते हैं और यहाँ से ऑरेंज टाउन आर्क शुरू होती है। यहाँ पे ये दोनों बगी द क्लाउन से लड़ते हैं, जो की फाइट बहुत ही एवरेज सी थी, और इस फाइट में लूफी ने ज़ोरो को ओवरशैडो कर दिया था। और यहीं पे इनकी गैंग की तीसरी मेंबर मिलती है जो की नामी थी। ये एक चोर होती है जो की बस पायरेट से चोरी करती
करती है क्योंकि पायरेट्स बुरे लोग होते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो लूफी भी तो बुरा आदमी हुआ क्योंकि वो भी तो पायरेट है, लेकिन इसके बुरे काम नहीं है क्योंकि शायद से शैंक्स से इंस्पायर्ड है इसलिए, या क्या पता इसका कुछ ऐसा पास्ट हो जिसकी वजह से अच्छा आदमी बन गया हो या अच्छा आदमी हो। तो ये आर्क खत्म होती है और नामी ज्वाइन करती है लूफी की गैंग को एज अ नेविगेटर और नई आर्क शुरू होती है जिसका नाम सिर्फ विलेज आर्क होता है। यहाँ पे तीनों मिलते हैं उसॉप से जो कि एक लायर यानी झूठा होता है और इसका सपना होता है समुद्र का निडर योद्धा बनने का। तो अब ये चारों मिलकर कैप्टन कुरो और उसकी गैंग मेंबर से लड़ते हैं और इस फाइट में भी पहले की तरह जोरो की बिल्ड बहुत ही अच्छी बनाई गई थी, लेकिन इन माय ओपिनियन जोरो अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया एंड लूफी बीइंग मेन प्रोटैगनिस्ट इसने अपना इम्पैक्ट बहुत ही अच्छे से छोड़ा और उसाप एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इसने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अब उसाप इनकी गैंग को ज्वाइन करता है और इन्हें बिल्कुल ही एकदम नई शिप मिलती है जिसका ये नाम गोइंग मैरी रखते हैं। तो अब शुरू होती है बाराती आर्क और यहाँ पे चारों विजिट करते हैं एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को और मिलते हैं सांजी द कुक से। यहाँ पे पूरे ईस्ट ब्लू का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन जोरो लड़ता है वन पीस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन मीहॉक से और इस फाइट में भी पहले की फाइट्स की तरह जोरो की बिल्ड बहुत ही अच्छी की गई थी, लेकिन इस पर जोरो डिलीवर भी करता है। भले वो मीहॉक से हार जाता है बहुत ही आसानी से, लेकिन वो जिस एटीट्यूड से लड़ता है और जो प्रॉमिस करता है लूफी से वो सीन गूस बम्स दे देते हैं। और अब मुझे समझ में आया कि जोरो का इतना नाम क्यों है पूरे ईस्ट ब्लू में। यहाँ पे हमें लूफी की भी फाइट देखने को मिलती है विद अ रूथलेस पायरेट नेम डॉन क्रीक। ये लड़ाई भी ठीक ही थी। स्टार्टिंग में लूफी थोड़ा स्ट्रगल फेस करता है लेकिन एंड में जीत ही जाता है। पर जो चीज इस आर्क के बारे में सबसे सही लगती है वो है सांजी की बैक स्टोरी एंड उसका गुड बाय टू जेफ। सांजी एज अ कैरेक्टर तो मुझे बहुत सही लगा और उसकी बैक स्टोरी भी बहुत ही इम्पैक्ट करती है, पर जैसे उसने गुड बाय किया था जेफ को वो सीन जितना इम्पैक्ट करता है ना उतना किसी भी सीन ने नहीं किया अभी तक पूरे ईस्ट ब्लू सागा में। मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्ट रिएक्शन देता हूँ, वही जब उसने गुड बाय किया था मेरे खुद आंसू निकलने लग गए थे। तुम में से बहुत सारे लोगों को वो सीन उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा होगा, लेकिन अगर तुम उस सीन की डेप्थ समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा क्या सही सीन था वो। सबसे पॉपुलर ओपिनियन है कि ईस्ट ब्लू में सबसे बढ़िया नामी की बैक स्टोरी थी। नहीं भाई, सबसे बढ़िया सांजी की थी। सांजी से बढ़िया मुझे कुछ नहीं लगा अभी तक। तो बाराती आर्क खत्म होती है और नामी चली जाती है अपने विलेज कुकुयाशी लूफी की शिप चुरा के और सांजी ज्वाइन करता है लूफी की गैंग को एज अ कुक एंड उसका खुद का भी ड्रीम होता है लेजेंडरी ऑल ब्लू को ढूंढने का, क्योंकि इस जगह पे पूरी दुनिया की मरीन लाइफ मिलती है। ये एक पैराडाइज है शेफ्स के लिए। तो लूफी और उसके दोस्त निकल जाते हैं कुकुयाशी विलेज नामी को ढूंढने के लिए और यहीं से शुरू होती है फैंस फेवरेट आर्क इन ईस्ट ब्लू सागा, आरलोंग पार्क। यहाँ पे हमें नामी की बैक स्टोरी पता चलती है जो कि बहुत ही सही तरीके से लिखी होती है, पर सही बताऊं इसने मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं किया, पर बैक स्टोरी बहुत सही थी। हमें इसमें पता चलता है कि नामी चोर क्यों बनी और उसका बचपन कैसे बीता। इसके बाद हमें फाइट देखने को मिलती है लूफी एंड हिज फ्रेंड्स वर्सेस आरलोंग एंड हिज ब्रदर्स और ये फाइट बहुत ही सही थी। इसमें सांजी, जोरो और उसाप तीनों की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। इस बार हमें जोरो की नहीं लूफी के कैरेक्टर की हाइप बनते हुए देखने को मिली और इस हाइप पे लूफी खड़ा भी उतरता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। वैसे सही बताऊं तो जोरो का कैरेक्टर फुल्ली कैपेबल है किसी भी एंटागनिस्ट को हराने के लिए, लेकिन बस वो हरा नहीं पाता है। ऐसा लगता है जोरो हराना तो चाहता है एंटागनिस्ट को, लेकिन सर ओडा उसे हराने नहीं देते हैं। वो इसे टाइम टू टाइम रियलाइज करवाता है कि तू मेन कैरेक्टर नहीं है, लूफी मेन कैरेक्टर है। वैसे जो ये फाइट थी लूफी वर्सेस आरलोंग, ये और भी ज्यादा बढ़िया हो सकती थी अगर इसे थोड़ा और एक्सटेंड करते और इसके फाइटिंग सीन्स थोड़े अच्छे करते। वो जो डॉन क्रीक वाली फाइट थी उसे तो बेफालतू का एक्सटेंड किया, असलियत में इसे एक्सटेंड करना चाहिए था। ये फाइट देखने में मजा आता लोगों को, क्योंकि आरलोंग एज अ विलन इसकी हाइप बहुत ही अच्छी बनाई गई थी। तो जब इसे हराते हुए लूफी को दिखाते तो बहुत ही सही लगता वो सीन। तो अब लूफी और उसकी गैंग यहाँ के एंटागनिस्ट को हरा के नामी को अपने साथ लेके निकल जाती है लॉकडाउन के लिए और यहाँ से शुरू होती है लॉकडाउन आर्क। लॉकडाउन ही वो जगह थी जहाँ पे गोल्डी रोजर्स पैदा हुआ था और एग्जीक्यूट भी। इसी वजह से इस जगह को दी बिगनिंग एंड दी एंड भी माना जाता है। पर्सनली मैं बताऊं तो ये आर्क उतनी कुछ खास भी नहीं थी, क्योंकि मेरे हिसाब से इस आर्क को मेनली गोल्डी रोजर्स की हाइप बनाने के लिए ऐड किया गया था, जो काम ये आर्क करती भी है। लेकिन मेरे हिसाब से गोल्डी रोजर्स को हाइप की जरूरत
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने सब कुछ तो अचीव कर रखा है। ये किंग ऑफ पायरेट है और इसे पता है कि वन पीस क्या है और कहाँ है। ये चीजें मोर देन इनफ है गोल्डी रोजर्स की हाइप बनाने के लिए। इसे अभी थोड़ा मिस्टीरियस ही रखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस आर्क की मेन हाईलाइट 3 चीजें थी, जिसमें से सबसे पहला है गोल्डी रोजर्स के फाइनल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, और दूसरा की एक मरीन कैप्टन नेम्ड स्मोकर और एक गोल्डी रोजर्स के दोस्त को लूफी के अंदर से गोल्डी रोजर्स की वाइब आती है। या फिर ऐसा भी कह सकता है कि वो लूफी के अंदर गोल्डी रोजर्स को देख रहे थे। एंड तीसरा की लूफी और उसकी गैंग ग्रैंड लाइन के लिए निकल जाती है। तो ओवरऑल बताओ तो सागा बहुत ही अच्छी थी। ये अपना टाइम लेती है और कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें से सबसे बढ़िया था लूफी के गोल्स, लेकिन साथ ही हमें लूफी के दोस्त यानी उसके गैंग मेंबर्स के भी पर्सनल गोल्स दिखाए गए हैं, जो कि सबसे बढ़िया चीज लगी मुझे। और ये चीज लॉन्ग रनिंग शोनेन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर लूफी के गोल्स फुलफिल हो गए और सर ओडा को आगे स्टोरी कंटिन्यू करनी है, तो वो बाकी कैरेक्टर्स की स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं, या इसका बिल्कुल ही अपोजिट कर सकते हैं और बाकी कैरेक्टर्स के गोल्स फुलफिल कर सकते हैं, ताकि फैंस को स्टक ना फील हो। अगर शॉर्ट में बताऊं तो मुझे इसकी स्टोरी पसंद आई, मुझे इसकी राइटिंग पसंद आई, मुझे इसके कैरेक्टर्स पसंद आए, मुझे इसका म्यूजिक पसंद आया और इसकी एनिमेशन भी ठीक थी। अब पुराने एनिमे तो मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि एनिमेशन बेकार है। अब जिस टाइम के एनिमे उस टाइप के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, और मुझे पुराने एनिमेशन वाले शोज देखने में मजे भी आते हैं, लेकिन इसके फाइटिंग सीन्स मुझे उतना कुछ खास नहीं लगे, खासकर जोरो के। ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैंने ब्लीच के शॉर्ट फाइट्स देखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा था, क्योंकि ब्लीच की शॉर्ट फाइट्स किसी भी दूसरे एनिमे से बहुत ही बढ़िया, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। और आर्ट स्टाइल मुझे अच्छा लगने लगा। जब मैंने पहली बार देखा था वन पीस लॉकडाउन में, तो मुझे इसके आर्ट स्टाइल से बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, पता नहीं क्यों। बस मुझे एक दिक्कत लगी कि जितने भी कोल कैरेक्टर है दिखने में, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं, बेडएस लगते हैं दिखने में, वो सारे ना जोरो से थोड़ा सिमिलर लगते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा इस वजह से लगता है क्योंकि शायद से इनका फेस स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है, इस वजह से ऐसा हो। ये क्या पता सर ओडा ने जोरो का फेस ध्यान में रख के बाकी कैरेक्टर्स को बनाया हो। तो ये था ईस्ट ब्लू का रिव्यू। अगर तुम्हें अलाबास्ता का रिव्यू चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक कर दो, और मैं तुम्हें मिलता हूँ इस वाली वीडियो में।